मार्क्सवाद के बाद हम जो सेकंड पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो डार्विनवाद की बात करने वाले हैं। डार्विनिज्म या डार्विनवाद, और ये जो डार्विनिज्म की थ्योरी थी इसको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहा गया। डार्विन ने भी एक बुक लिखी थी, जैसे लेमार्क की बुक है वैसे ही डार्विन की बुक का भी अपन को नाम याद रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जाति की उत्पत्ति। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति किसने लिखी थी? ओपेरिन ने। ध्यान दीजिएगा, जीवन की उत्पत्ति ओपेरिन ने लिखी थी। और यहाँ पर ये जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति, ये डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, तो डार्विन के बारे में पहले कुछ अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डार्विन ने जिस जहाज पर यात्रा की थी उसका नाम एक बार पूछा हुआ है। उस जहाज का नाम था HMS बीगल। इन्होंने HMS बीगल जहाज पर अपनी यात्रा की और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो प्रयोग गैलेपेगोस आइलैंड पर किया था। गैलेपेगोस आइलैंड पर किया था। ठीक है, गैलेपेगोस आइलैंड क्या है ये अपन अनुकूली विकिरण में पढ़ते हैं। वहाँ पर जब एडॉप्टिव रेडिएशन अनुकूली विकिरण पढ़ रहे होते हैं तब पढ़ते हैं गैलेपेगोस आइलैंड के बारे में। गैलेपेगोस आइलैंड को अपन कहते हैं विकास की जीवित प्रयोगशाला। इनको विकास की जीवित प्रयोगशाला कहा जाता है, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की लिविंग लेबोरेटरी या विकास की जीवित प्रयोगशाला का नाम दिया गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन, विविधताएं बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर जो है विकास का अध्ययन करना बहुत आसान है। इस कारण से इसको विकास की जीवित प्रयोगशाला कहा गया है। और अच्छा, जो डार्विनिज्म की अपन बात करेंगे, डार्विन ने अपना प्रयोग गैलेपेगोस आइलैंड पर किया। इसी समय जब डार्विन गैलेपेगोस आइलैंड पर अपना प्रयोग कर रहे थे, इसी समय वेलेस जो है वो अपना कार्य कर रहे थे मलाई आर्कीपेलेगो आइलैंड। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मलाई आर्कीपेलेगो आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है। तो इस पर काम कौन कर रहे थे? वेलेस कर रहे थे। वेलेस ने मलाई आर्कीपेलेगो आइलैंड इंडोनेशिया पर काम किया। ठीक है, ये भी विकास के बारे में ही बात कर रहे थे, विकास के लिए ही जो है अध्ययन कर रहे थे, और वही डार्विन भी कर रहे थे। डार्विन गैलेपेगोस आइलैंड पर कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो अपन को डार्विनिज्म दिखेगी, एक्चुअली डार्विनिज्म टी.आर. मैल्थस की लेख से प्रभावित है। डार्विन टी.आर. मैल्थस के लेखन से प्रभावित हुए। ठीक है, टी.आर. मैल्थस जो थे इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत से डार्विन बड़े प्रभावित हुए थे। इस कारण से जब अपन अभी डार्विनिज्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डार्विनिज्म में कई पॉइंट आपको टी.आर. मैल्थस के मिलेंगे। ठीक है, तो टी.आर. मैल्थस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो यहाँ पर जो टी.आर. मैल्थस थे इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन देखते हैं डार्विनिज्म में क्या है। टी.आर. मैल्थस ने थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ या मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है ना, मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। टी.आर. मैल्थस की अभी बात कर रहे हैं, जिससे कि डार्विन प्रभावित हुए थे। डार्विन ने क्या बोला था वो बात आगे करेंगे। तो टी.आर. मैल्थस ने जो है मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया, और मानव जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स बोले थे वो अपन देखते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बोला था कि जो जनसंख्या होती है
जनसंख्या अंक ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? ज्यामिति होती है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि ज्यामिति है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, इनकी वृद्धि भी होती है, लेकिन इनकी वृद्धि अंकगणितीय रूप से होती है। इनकी वृद्धि कैसी होती है? अंकगणितीय। तो पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला था टी.आर. मेल्थस ने कि जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय रूप से होती है, मतलब बहुत तेज होती है, जबकि प्राकृतिक संसाधन की वृद्धि भी होती है लेकिन वो अंकगणितीय रूप से होती है, मतलब वो धीरे होती है, कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो अब इसके कारण से क्या होगा कि जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, संसाधन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो एक जो है क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक जो है असंतुलन बन जाएगा दोनों के बीच में। प्रकृति व जनसंख्या के मध्य, प्रकृति और जनसंख्या के मध्य क्या बन जाएगा? असंतुलन। ठीक है, प्रकृति और जनसंख्या के मध्य असंतुलन बन जाएगा यहाँ पर। और जब असंतुलन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है, इनके बीच में गैप, इनके बीच में असंतुलन, तो कुछ प्राकृतिक कारक कार्य करते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, महामारी फैल जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जनसंख्या वापस से वांछित स्तर पर आ जाती है। जब असंतुलन एक सीमा से अधिक होता है तो प्राकृतिक कारक जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक है, महामारी, कार्य करते हैं, वह जनसंख्या को वांछित स्तर पर लाते हैं, ये इन्होंने कहा था। तो इस कारण से जो जनसंख्या है वो एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं। इन्हीं प्राकृतिक कारक को अपन पॉजिटिव चेक भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पर क्या है? ये टी.आर. मेल्थस ने कहा था। तो टी.आर. मेल्थस का कहना यह था कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है वो बढ़ते तो हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिससे कि जनसंख्या और प्रकृति के बीच में असंतुलन बढ़ता जाता है। और जब ये असंतुलन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो प्राकृतिक कारक, बाढ़, भूकंप, महामारी, ऐसी चीज़ें कार्य करने लगती हैं और जनसंख्या को वापस से जो है वो वांछित स्तर पर ले आती है। ठीक है, ये था टी.आर. मेल्थस की थ्योरी के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर डार्विनिज्म के बारे में कि डार्विनिज्म, जो डार्विन की जो थ्योरी है वो इससे कैसे प्रेरित है, वो आपको समझ में आएगा अभी आगे। ठीक है, तो देखिए डार्विनवाद में पहला पॉइंट दिया था इन्होंने, कहा अत्यधिक उत्पादन। पहला पॉइंट तो क्या बोला? अत्यधिक उत्पादन। ठीक है, अत्यधिक उत्पादन में इन्होंने क्या बताया कि हर जीव के पास क्षमता है तीव्र गति से गुणन करने की। जीव क्षमता होती है तीव्र गुणन की, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन्होंने ये बोला कि हर जीव के पास ये क्षमता होती है कि वो जीव जो है तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। पहला पॉइंट, जैसे कि अपन बात करें खरगोश की बात करें, जो खरगोश होते हैं, खरगोश एक बार में 4 से 6 नए बेबी रेबिट जनरेट करते हैं। 6 बच्चे होते हैं खरगोश के एक बार में। ठीक है, और उनका एक साल में 4 बार वो बच्चे दे सकती है। ठीक है, फीमेल खरगोश जो होती है वो एक साल में 4 बार बच्चे दे सकती है। तो इसका मतलब
एक दंपति ने एक साल में ही कितने बच्चे उत्पन्न कर दिए? 6 को 24 बच्चे उत्पन्न कर दिए। ठीक है, अब वो 24 के फिर कई सारे 24 होंगे ऐसे तो। ठीक है, तो अगर इस दर से वृद्धि करने की क्षमता तो है, लेकिन क्या इस दर से वृद्धि कर पाते हैं? अगर ऐसा ही होने लगेगा ना तो हर जगह खरगोश ही खरगोश दिखेंगे, फिर खरगोश ही आपको पढ़ा रहा होगा और खरगोश ही आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, वहाँ पर कोई हम आदमी तो कहाँ बचेंगे भाई। कीट हो गए, कीट एक बार में हजारों अंडे देते हैं। अगर एक कीट से 1000 बनने लगे और 1000 से फिर सबसे 1000 बनने लगे तो हर जगह कीट ही कीट दिखेंगे, कीट ही पढ़ रहे होंगे और कीट ही पढ़ा रहा होगा भाई। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा कि भोजन हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आवास सीमित है, मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या है? सीमित है। भोजन और आवास क्या है? सीमित है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है, जिसके कारण से उत्तरजीविता के लिए संघर्ष होता है। जिसके कारण से उत्तरजीविता के लिए क्या होता है? संघर्ष होता है। बोले भोजन आवास तो सीमित है, जिसके कारण से सारे ऐसे वृद्धि थोड़ी कर सकते हैं। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष होगा, वो संघर्ष होगा, उसमें कुछ जीवित रह पाएंगे और बाकी के तो वहीं पर खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भोजन और आवास तो सीमित है ना। ठीक है, तो मतलब अत्यधिक उत्पादन की क्षमता होने के बाद भी किसी भी जीव की संख्या जो है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती। उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, और ऐसा ही कुछ टी.आर. मैल्थस ने भी कहा था। तो ये तीनों पॉइंट जो थे एक्चुअली डार्विनिज्म के, वो टी.आर. मैल्थस की जो थ्योरी थी उससे प्रेरित थे। और संघर्ष की बात करें तो 3 प्रकार का संघर्ष बताया गया यहाँ पर। एक संघर्ष तो बोला गया कि इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंट्रा स्पेसिफिक। दूसरा बोला गया इंटर स्पेसिफिक, और थर्ड वन इज एनवायरमेंटल। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का क्या मतलब है? एक ही जाति के सदस्यों के मध्य। इंटर स्पेसिफिक का क्या मतलब है? इसमें भिन्न जाति के सदस्य उनके मध्य। और पर्यावरणीय जो है एनवायरमेंटल या पर्यावरणीय है, वातावरणीय या पर्यावरणीय कारकों के साथ। ठीक है, पर्यावरणीय कारक जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, बीमारी हो गई, इनके साथ। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि उत्तरजीविता के लिए संघर्ष चलता रहता है, अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ भी चलता रहता है, क्योंकि अपनी ही जाति के एक ही जाति के सदस्य होंगे तो उनकी आवश्यकताएं भी एक जैसी होंगी, तो उनके बीच में संघर्ष चलता रहेगा। जैसे कि जो ह्यूमन वॉर्स होती हैं, मनुष्यों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, 2 देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो इसी का एग्जाम्पल है इंट्रा स्पेसिफिक का, जो अंतरा जाति अपन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंटर स्पेसिफिक, अंतर जाति, 2 भिन्न जाति के सदस्यों के बाद। जैसे मानव और जंगली जानवरों के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसमें मानव ने अगर जंगल काट दिए हैं तो जंगली जानवर नष्ट होने लगे हैं, तो इनके बीच में भी तो संघर्ष चल रहा है। और तीसरा वातावरणीय कारकों के साथ, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है ना, बीमारी फैल गई, जैसे कि कोरोना फैला हुआ था, है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण जो होता है, इन सब के साथ क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। और इन्हीं संघर्ष के कारण जो है अधिकतर जीव तो वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अत्यधिक उत्पादन की क्षमता होने के बाद भी जीवों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होना संभव नहीं है। बात समझ में आई है यहाँ तक? ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने 4th पॉइंट दिया
वेरिएशंस या विभिन्नता। इन्होंने वेरिएशन या विभिन्नता में बताया कि एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब समजात जुड़वा को छोड़कर कोई भी दो जीव एकदम समान नहीं होते। ठीक है, समजात जुड़वा को छोड़ दें तो उनको छोड़कर कोई भी दो जीव एकदम समान नहीं होते, उनमें कुछ अंतर होता है, और उनमें जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनमें जो अंतर होगा उसको हम वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, भिन्नता। और इन्होंने कहा कि वेरिएशन जो होते हैं वो सतत होते हैं और धीमे होते हैं। ठीक है, सतत, धीमे और डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मतलब दिशीय होते हैं, ये इन्होंने कहा था। ठीक है ना, कि इन्होंने कहा कि दो जीव समजात जुड़वा को छोड़ दें तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है ना भाई। तो वो अंतर जो होता है उसी को इन्होंने वेरिएशन का नाम दिया था, भिन्नता का नाम दिया था, विभिन्नता का नाम दिया था। और इन्होंने कहा था कि विभिन्नता जो होती है बहुत सतत, मतलब एक तो सतत होती है, हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ भिन्नता आएंगी। हो सकता है वो इतने छोटे स्तर पर आई हो कि कई बार हम उसको अलग से नोट नहीं कर पाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा वेरिएशन धीमे होते हैं, धीमे मतलब बहुत छोटे स्तर पे होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता कोई। और दिशीय होते हैं, दिशीय मतलब अगर कोई चीज़ एक बननी शुरू हुई है तो धीरे 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 बनती जाएगी, खत्म होनी शुरू हुई है तो धीरे 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 खत्म होती जाएगी, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये वेरिएशंस वाली बात कही थी। तो ये फोर्थ पॉइंट था। वेरिएशन के बाद इन्होंने फिफ्थ पॉइंट जो कहा, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक चयन, जो भी आप लिख सकें। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसे जीव जिनमें भिन्नताएं, विभिन्नताएं, वेरिएशंस वातावरण के अनुसार आ जाते हैं, उन जीव को प्रकृति जो है वो सेलेक्ट कर लेती है। ऐसे जीव, भाई भिन्नताएं तो सभी में आती हैं, ऐसे जीव जिनमें भिन्नता वातावरण के अनुकूल आ गई। अगर अपन बात करें वेरिएशन जो है वो प्रकृति के अनुरूप आ गए, प्रकृति के अनुरूप आ गए, तो ऐसे जीवों का क्या होगा, ऐसे जीवों का प्राकृतिक चयन हो जाएगा, ऐसे जीवों का प्राकृतिक चयन होगा। और जिनका प्राकृतिक चयन होगा उनके बीच में जनन वृद्धि होगी, उनमें जनन वृद्धि होगी, ज़्यादा जनन करेंगे, और इस जनन वृद्धि के कारण इनकी संख्या क्या हो जाएगी, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसी को कहा था, स्पेंसर ने एक नाम दिया था, इसको स्पेंसर ने कहा था योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। स्पेंसर ने इसके लिए योग्यतम की उत्तरजीविता का टर्म दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा था। तो सीधी सी बात यह है, यहाँ पर यह बताया गया कि जो भी वेरिएशन हो रहे हैं, अगर वो प्रकृति के अनुरूप हो गए तो प्रकृति उनका चयन कर लेगी, और प्रकृति ने चयन कर लिया तो उनकी जनन क्षमता बढ़ती जाएगी, उनके बीच में जनन ज़्यादा होगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और इसी को क्या बोला, योग्यतम की उत्तरजीविता, स्पेंसर ने इसको कहा था। ठीक है, और इसके अनुसार जो प्रकृति ने जिनको रिजेक्ट कर दिया, प्रकृति ने जिनको नकार दिया, उनका क्या होगा, तो प्रकृति ने जिनको नकार दिया वो धीरे धीरे जो है कम होते जाएंगे और अंततः क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। जैसे कि एक कहानी डायनासोर की बताई जाती है कि क्या हुआ था कि जो डायनासोर थे, एक समय था कि डायनासोर जो है वो बहुत ज़्यादा थे। डायनासोर के सारे ही रेप्टाइल, सारे ही सरीसृप थे, और मुख्य रूप से ये जितने भी सरीसृप थे वो हर्बीवोरस थे, शाकाहारी थे। वातावरण में परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ कि सारी जो पेड़ पौधे पत्तियां थी सब नष्ट हो गई। ये वातावरण में परिवर्तन हुआ कि पेड़ पौधे पत्तियां सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो उसमें से जो बड़े सरीसृप थे जैसे डायनासोर वगैरह, वो अपनी आदत में परिवर्तन नहीं ला पाए, वो मांसाहारी नहीं बन पाए, तो वो नष्ट हो गए।
डायनासोर की कई कहानियां हैं नष्ट होने की, लुप्त होने की, उसमें से एक ये भी है। तो वो अंततः क्या हो गए, लुप्त हो गए। लेकिन छोटे सरीसृप जैसे थे, सांप थे, छिपकली है, इन्होंने अपनी आदत में परिवर्तन लाया, ये शाकाहारी से मांसाहारी बन गए, और शाकाहारी से मांसाहारी बन गए तो क्या हुआ, जब ये शाकाहारी से जब मांसाहारी बने तो इन्होंने, प्रकृति ने इनका चयन कर लिया, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप इन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। इस कारण से इनके बीच में जनन होता गया और इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती गई। ठीक है, फिर उसके बाद 6 पॉइंट जो यहां पर बोला गया, उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति। ये कहा गया कि जो उपयोगी भिन्नताएं होती हैं वो वंशागत हो जाती हैं। उपयोगी भिन्नताएं क्या हो जाती हैं, वंशागत हो जाती है, मतलब वो अगली पीढ़ी में चली जाती हैं, और ऐसे ही हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं जाती रहेगी, और अंत में क्या हो जाएगा, अंत में जो है स्पेशिएशन हो जाएगा, अंत में स्पेशिएशन हो जाएगा। इन्हीं भिन्नताओं के, इन्हीं विभिन्नताओं के, इन्हीं वेरिएशंस के एकत्रित होने से कई पीढ़ियों के पश्चात एक नई प्रजाति बन जाएगी। तो ये कहा था डार्विन ने। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो डार्विन के 3 पॉइंट तो जो है मेल्थस पर आधारित थे, मेल्थस की थ्योरी पर। बाकी इन्होंने फिर वेरिएशन से अपने नए पॉइंट देना शुरू किए। इन्होंने कहा कि हर जीवों में जो है आपस में विभिन्नताएं होती हैं, जो प्रकृति के अनुरूप होंगी उनका प्रकृति चयन कर लेगी। प्रकृति चयन कर लेगी तो जनन संख्या, उनकी जनन में वृद्धि होगी, संख्या में वृद्धि होगी। इसी को योग्यतम की उत्तरजीविता कहा था स्पेंसर ने। और फिर बोला कि जो उपयोगी भिन्नताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी, और कई पीढ़ियों के पश्चात ये इतनी ज़्यादा एकत्रित हो जाएंगी कि एक नई प्रजाति बन जाएगी, नई स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये थी डार्विनिज्म। अब अपन बात करते हैं डार्विनवाद की आलोचना की। डार्विनवाद की आलोचना, देखिए डार्विन ने एक्चुअली एक सिद्धांत और दिया था, पेंजीनवाद का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था। प्यारे बच्चों, रोज हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। पेंजेनेसिस का सिद्धांत, ये इसको पेंजीनवाद कहते हैं। ठीक है, पेंजेनेसिस या पेंजीनवाद का सिद्धांत इसको कहा गया था। डार्विन ने ही दिया था। और ये सिद्धांत क्यों दिया था, इन्होंने लक्षणों की वंशागति को समझाने के लिए ये सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, लक्षणों की वंशागति को समझाने के लिए। ठीक है, लक्षण की कैसे वंशागति होती है उसको समझाने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बोला कि हर एक अंग अपना एक अनुवांशिक कण बनाता है। शरीर का प्रत्येक अंग, शरीर का प्रत्येक अंग क्या बनाता है, अनुवांशिक कण, हेरिडिटी पार्टिकल। इस अनुवांशिक कण को इन्होंने नाम दिया था पेंजीन का। ये अनुवांशिक कण क्या है, पेंजीन। और इन्होंने कहा कि ये जो अनुवांशिक कण होते हैं ये गेमीट में या युग्मक में एकत्रित होते हैं, युग्मक में एकत्रित होते हैं, और युग्मक के माध्यम से ये अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बोला कि शरीर का हर एक अंग जो होगा एक अनुवांशिक कण बनाएगा। जैसे हाथ है उसका अनुवांशिक कण बनेगा, उंगलियों का अनुवांशिक कण बनेगा,
लिवर का आनुवांशिक कण बनेगा, इंटेस्टाइन का बनेगा, स्टमक का बनेगा, सबका एक एक आनुवांशिक कण बनते हैं। और ये आनुवांशिक कण कहाँ जाके एकत्रित हो जाते हैं? युग्मक में, और युग्मक के माध्यम से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, लेकिन इसकी जो आलोचना थी, इस बात की आलोचना की थी वेसमैन ने इसकी आलोचना की थी। और वेसमैन ने अपने सिद्धांत के आधार पर, कौन सा सिद्धांत था इसका? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, इसके आधार पर इन्होंने इसकी आलोचना की थी। इन्होंने क्या बोला था कि अगर ऐसा होता तो जब बिना पूंछ वाले जब चूहे हुए थे तब उनकी पूंछ को काट दिया गया था, उनको बड़ा होने दिया गया था, फिर उनके बीच में जनन कराया था, तो पूंछ तो उसमें थी ही नहीं, तो पूंछ वाला पेंजिन युग्मक में कैसे गया? पूंछ तो बचपन में ही काट दी थी, तब युग्मक नहीं थे, और जब युग्मक बने तब पूंछ नहीं थी। तो इसका मतलब तो पूंछ वाला जो पेंजिन है वो अगली पीढ़ी में जाना ही नहीं चाहिए था, तो अगली पीढ़ी में तो बिना पूंछ वाला चूहा पैदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये पेंजिनवाद वाली बात गलत है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अच्छा डार्विन की कुछ और कमजोरियां भी थी। डार्विनिज्म की कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां और भी थी। जैसे कि पहली बात तो यही थी कि ये जो सबसे फिट बना, योग्यतम के आगमन को नहीं बता पाए थे। ठीक है ना, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को तो बता दिया था, योग्यतम कैसे सर्वाइव करते हैं, जो योग्य होते हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे वो तो बता दिया था, पर वो योग्य बने कैसे उसको नहीं बता पाए थे। इनके अनुसार तो योग्य ऐसे बने थे कि जो है पेनजेनेसिस के आधार पर जो वंशा विभिन्नताएं थी वो अगली पीढ़ी में जाती थी और इसके आधार पर योग्य बन गए थे, तो वो वाली बात गलत थी। तो पहली बात तो ये थी कि ये योग्यतम के आगमन को नहीं समझा पाए। ठीक है, ये योग्यतम के आगमन को नहीं समझा पाए थे कि जो योग्यतम है, जो फिटेस्ट है, जो सबसे फिट है, वो बना कैसे भाई, उसको नहीं बता पाए। दूसरा, ये जो है अवशेषी लक्षणों की उपस्थिति नहीं बता पाए थे, अवशेषी लक्षणों की उपस्थिति को नहीं बता पाए थे। इनके अनुसार तो उपयोगी विभिन्नताएं ही अगली पीढ़ी में जाती हैं, तो जब उपयोगी विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं तो अवशेषी लक्षण जो होते हैं वो हमारे किसी भी यूज के नहीं होते, तो वो तो अगली पीढ़ी में जाना ही नहीं चाहिए भाई, फिर वो अगली पीढ़ी में क्यों चले गए? इस बात को ये नहीं समझा पाए थे कि फिर जीवों में अवशेषी लक्षण क्यों होते हैं। भाई अवशेषी लक्षण बहुत सारे होते हैं ना, अवशेषी अंगों की उपस्थिति, अवशेषी लक्षण मतलब अवशेषी अंग, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, हमें भी कई सारे हैं अवशेषी अंग, आपको पता होगा। ठीक है, तो उन अवशेषी अंगों की उपस्थिति को ये नहीं बता पाए थे। जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को नहीं बता पाए थे। ठीक है, जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन, ठीक है, जो भी परिवर्तन अचानक हो जाते हैं जीवों में, इनके अनुसार तो विभिन्नताएं धीरे धीरे होती हैं, हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ होती हैं। अगर जीव में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, मान लीजिए 5 उंगली की जगह किसी में 6 उंगली आ गई, उसको ये नहीं बता पाए थे कि अचानक से परिवर्तन क्या हुआ, उसको नहीं बता पाए थे। क्योंकि आज के समय में हम इसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई टर्म नहीं था। तो इसकी जो मुख्य कमजोरी थी, डार्विनिज्म की जो मुख्य कमजोरी थी ना, वो मुख्य कमजोरी ये थी यहाँ पर कि इनको आनुवंशिकता का ज्ञान नहीं था। आनुवंशिकता के ज्ञान की कमी, इनमें आनुवंशिकता के ज्ञान की कमी थी, ये इनकी मुख्य कमजोरी थी। ठीक है, इस कारण से वो अपनी बात को सही तरह से रखने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, क्लियर? तो ये कंप्लीट अपन ने यहाँ पर डार्विनिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थ्योरीज अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, लेमार्किज्म और डार्विनिज्म। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे म्यूटेशन थ्योरी, या जिसको कहते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत।
तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन जो है, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। म्यूटेशन थ्योरी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी। देखिए म्यूटेशन थ्योरी जो है वो किसने दी थी, ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। अच्छा, यहाँ पर कई सारे एविडेंसेस मिले, कई सारे प्रमाण मिले जिसके आधार पर ये वाली बात तो साबित हो गई थी कि एवोल्यूशन हुआ है। ये तो साबित हो चुका था कि एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब एवोल्यूशन कैसे हुआ तो उसके लिए अपन थ्योरीज की बात करते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी कि किस तरीके से जो है, यहाँ पर लेमार्क भी थे, यहाँ पर डार्विन भी थे, यहाँ पर ह्यूगो डी व्रीज भी थे, और इसके बाद अपन देखेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में जिन्होंने ये बताया कि एवोल्यूशन हुआ कैसे। भाई ये वाली बात कंफर्म हो गई कि एवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं। मतलब आज जो हम लाइफ के फॉर्म्स देख रहे हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, वो किसी दूसरे फॉर्म से मॉडिफाई होकर बने हैं। ये वाली बात तो साबित हो गई थी, लेकिन अब बात ये थी कि एवोल्यूशन हुआ कैसे। ठीक है ना, तो एवोल्यूशन हुआ कैसे, नई नई स्पीसीज, नई नई प्रजातियां कैसे बनी, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी के नाम से एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जैसे कि डार्विन ने कहा था, डार्विन ने क्या बोला था कि नई नई स्पीसीज कैसे बनी, वेरिएशंस के कारण, विभिन्नताओं के कारण। उन्होंने कहा था छोटी छोटी विभिन्नताएं, छोटे छोटे वेरिएशंस सभी में होते हैं। जैसे कि दो इंडिविजुअल हैं, दो अलग अलग लोग हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं, वो जो अंतर होता है, वो जो डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंस को उन्होंने वेरिएशन का नाम दिया था। किसने, डार्विन ने। उनको क्या बोला था इन्होंने, वेरिएशंस। और इन्होंने कहा था कि जो वेरिएशंस होते हैं उसके कारण नई नई स्पीसीज बन जाती हैं। वो वेरिएशन आगे बढ़ते जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, और ये कई पीढ़ियों के बाद इतने ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे, थोड़े थोड़े कर करके, कि एक नई प्रजाति, नई स्पीसीज बन जाती है। लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डी व्रीज ने कुछ दूसरी ही बात कही। यहाँ पर म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा कि जो स्पेशिएशन होता है, इन्होंने कहा कि जो स्पेशिएशन है, स्पेशिएशन मतलब नई प्रजाति का बनना, इन्होंने कहा ये वेरिएशन के कारण नहीं होता। इन्होंने कहा ये वेरिएशन या विभिन्नताओं के कारण नहीं होता। जैसे डार्विन ने कहा था ना, डार्विन ने क्या बोला था, वेरिएशन स्लो होंगे, वेरिएशन कंटिन्यूस होंगे, ये कहा था इन्होंने। स्लो मतलब बहुत छोटे स्तर पर होंगे, कंटिन्यूअस मतलब हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आते रहेंगे, और वो कई जनरेशन के बाद इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि एक नई स्पीसीज बन जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि जो स्पेशिएशन होता है, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुँच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। वो इस स्लो और कंटिन्यूअस चेंजेस के कारण नहीं होता। इन्होंने कहा जो स्पेशिएशन होगा वो सडन चेंज के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, सडन चेंजेस के कारण होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ठीक है, इन्होंने कहा जो नई स्पीसीज बनेगी, नई प्रजाति बनेगी, वो सडन अचानक से कोई परिवर्तन होगा उसमें और इसके कारण बनेगी। ऐसे धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के कारण नहीं बनती, अचानक होने वाले परिवर्तन से बनती है। और उन अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहा, म्यूटेशन कहा। और इन्होंने कहा कि म्यूटेशन रैंडम होते हैं, म्यूटेशन जो है नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है, अदिशीय है। ठीक है, तो रैंडम है और नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कहीं भी कुछ भी चेंज हो जाता है। बड़ा सा हो सकता है किसी में को 5 की जगह 6 उंगलियां आ जाए, उसी में हो सकता है किसी में 5 की जगह 4 ही उंगलियां आए। तो अचानक से होने वाला परिवर्तन है ये, और यही परिवर्तन कई बार क्या कर देता है, इतने बड़े स्तर पर हो जाता है कि एक नई प्रजाति बन जाती है। इसी को इन्होंने कहा था सॉल्टेशन। सॉल्टेशन।
इसको इन्होंने सॉल्टेशन का नाम दिया था। सॉल्टेशन क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, एक ही बार में बड़ा उत्परिवर्तन हो जाए तो उसकी वजह से नई स्पीसीज बन जाती है, ये वाली बात इन्होंने कही थी। अब इन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया गया था, ठीक है, जिसके आधार पर इन्होंने ये बताया था कि म्यूटेशन होता है। पहले तो बात यही थी कि म्यूटेशन होता भी है कि नहीं होता। भाई ये बोल तो रहे थे कि म्यूटेशन होता है, पर बात ये थी कि वाकई में क्या म्यूटेशन होता है। बात यहाँ पर अटकी हुई थी कि क्या वाकई में कोई म्यूटेशन नाम की चीज है। तो इन्होंने इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर। ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कहते हैं जिसको, सेल्फ पॉलिनेशन या हिंदी में क्या कहेंगे, स्वपरागण करवाया। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो इसमें सीड्स बने, बीज बने, और इन सीड्स को इन्होंने डेवलप होने दिया, इन सीड्स को इन्होंने डेवलप होने दिया। तो इन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन जो आई उसमें नॉर्मल प्लांट भी थे और यहां पर डिफरेंट प्लांट भी थे, नॉर्मल प्लांट भी थे और डिफरेंट प्लांट भी थे। हाँ, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो तो नॉर्मल प्लांट की ही थी, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे थे, फ्यू प्लांट्स ऐसे थे जो कैसे थे, डिफरेंट थे, उनमें कुछ अंतर था। मतलब वही म्यूटेशन हुआ होगा उनमें, तभी अंतर था। फिर इसके बाद इन्होंने नॉर्मल प्लांट को जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो स्वपरागण करवाया। तो इन्होंने क्या देखा कि फिर से नॉर्मल प्लांट आ गए। जो मेजॉरिटी थी वो मेजॉरिटी तो किसकी थी, वो मेजॉरिटी इन्होंने कहा कि नॉर्मल प्लांट की थी, और कुछ प्लांट जो है वो यहां पर भी कैसे मिल गए इनको, डिफरेंट प्लांट मिले। लेकिन डिफरेंट प्लांट कैसे थे, बहुत कम थे। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो डिफरेंट प्लांट है इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ये जो डिफरेंट प्लांट थे इनका इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो क्या देखा इन्होंने कि मेजॉरिटी तो डिफरेंट प्लांट की है, डिफरेंट प्लांट जो है मतलब अपने पेरेंट जैसे, डिफरेंट प्लांट जो है वो मेजॉरिटी में है, और कुछ प्लांट ऐसे थे जो मोर डिफरेंट बन गए और अधिक भिन्न प्लांट बन गए, लेकिन ये कुछ ही थे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे ये कि देखिए जैसे जनरेशन टू जनरेशन अपना इनके क्रॉस होते जा रहा है, वैसे क्या हो रहा है कि चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। भाई डिफरेंट था, डिफरेंट से मोर डिफरेंट भी आ गए कुछ। अब मोर डिफरेंट का कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या हुआ कि मेजॉरिटी तो मोर डिफरेंट आ गई पेरेंटल जैसी, लेकिन कुछ इसमें मोर डिफरेंट हो गए। ठीक है ना। तो मतलब क्या था कि अंतर तो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं। इन्हीं चेंजेस को इन्होंने क्या बोला था कि म्यूटेशन है। ये हो सकता है कि म्यूटेशन बहुत कम इंडिविजुअल में आते हों, लेकिन इन्होंने कहा म्यूटेशन होते जरूर हैं। और म्यूटेशन जब एक लेवल पे जाके इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बढ़ने के बाद जो है वो एक नई स्पीसीज बना देता है। मतलब म्यूटेशन में इन्होंने ये नहीं कहा कि सभी में होंगे, जैसे कि डार्विन ने तो कहा था वेरिएशन सब में होंगे, कोई भी दो लोग हैं उनमें वेरिएशन होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें भी वेरिएशन होंगे। तो लेकिन इन्होंने कहा म्यूटेशन सब में नहीं होते, म्यूटेशन हो सकता है कि बहुत कम इंडिविजुअल में हो, लेकिन म्यूटेशन के कारण भी नई स्पीसीज बन सकती है। इन्होंने ये वाली बात बताई थी। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि लगता है कि हाँ भाई म्यूटेशन से भी नई स्पीसीज बनी होगी। हालांकि ये भी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं था और पूरी तरह से गलत भी नहीं था। जैसे डार्विनिज्म और लेमार्किज्म की हम जब बात करते हैं उनके लिए भी हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही भी नहीं है और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत भी नहीं है। यहाँ पर भी वही सेम बात है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जो इनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई म्यूटेशन से भी नई स्पीसीज बनी होगी, बट कई बातें
ऐसी हैं जो कि इस चीज़ का अपोज करती है कि म्यूटेशन से नई स्पीसीज नहीं बन सकती। दोनों ही बात है, मतलब ये पूरी तरह से सही भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। चलिए देखते हैं इनके सपोर्ट में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए म्यूटेशन थ्योरी के सपोर्ट में जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें एक एग्जाम्पल तो है एनकॉर्न शीप। एनकॉर्न शीप ये शॉर्ट लेग्ड शीप, छोटे पैरों। एक्चुअली क्या है, जो शीप मिलती है या तो नॉर्मल हाइट की मिलेगी या फिर एकदम छोटी मिलेगी एनकॉर्न, या तो बीच वाली हाइट की कोई भी शीप नहीं है, या तो नॉर्मल हाइट की होगी या फिर एकदम छोटे पैरों वाली होगी। इसका मतलब क्या है, अगर एक बीच की हाइट की तो नहीं है, इसका मतलब ये कैसे बनी होगी, म्यूटेशन से ही बनी होगी भाई, अचानक से कोई परिवर्तन हुआ होगा। अगर डार्विन की बात करते तो डार्विन तो ये कहते हैं कि अगर नॉर्मल हाइट की है तो थोड़े उससे कम भी होगी, उससे कम भी होगी, उससे कम भी होगी, फिर एकदम छोटी बनेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। भेड़ों में तो क्या होता है, या तो नॉर्मल हाइट की है या फिर एकदम छोटी है, तो इसका मतलब ये म्यूटेशन से बनी होगी, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही हेयरलेस कैट, हेयरलेस कैट भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बिना बालों वाली बिल्ली होती है। देखिए बिल्ली में या तो बाल की डेंसिटी नॉर्मल होगी, बाल की लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं पर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। बाल तो छोटे बड़े सब होते हैं, पर बाल की डेंसिटी जो होगी, ठीक है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है, कितने घने हैं बाल, तो बिल्ली में वो या तो नॉर्मल मिलेगी डेंसिटी, अच्छी खासी डेंसिटी की होती है, या फिर एक बिल्ली की स्पीसीज ऐसी है जिसमें बाल बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसी कोई बिल्ली नहीं है जिसमें बाल थोड़े से कम होते हैं, ऐसा कोई स्पीसीज नहीं है। या तो बाल की डेंसिटी नॉर्मल है या बाल की डेंसिटी बाल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी किस बात को बताती है कि ये भी कोई सडन चेंजेस के कारण बनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन जो है म्यूटेशन थ्योरी की कुछ वीकनेस की बात करते हैं। म्यूटेशन थ्योरी की कमियां क्या क्या थी, वीकनेस क्या क्या थी, इनकी कमजोरी क्या थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसकी कमियां क्या क्या थी। पहली बात तो जो एक्सपेरिमेंट किया था जो ह्यूगो डिवरीज ने, वो प्लांट ही सबसे बड़ी कमजोरी थी इनकी, कि जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट है वो नॉर्मल प्लांट नहीं है। इन्होंने नॉर्मल प्लांट पे एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। तो ये कहा गया कि अगर नॉर्मल प्लांट में सेल पॉलिनेशन करा के देखो, बोले म्यूटेशन होते ही नहीं, डिफरेंट प्लांट मिलते ही नहीं, सब एक जैसे मिलते हैं। तो पहली बात तो यहीं पे पकड़ में आ गई थी कि जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना जो है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना ये विषम युग्मनजी प्लांट था, हेट्रोजाइगस विषम युग्मनजी पादप था, विथ जिसमें क्या देखने को मिलते थे, जिसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन थे, क्रोमोसोमल एब्रेशन रखने वाला प्लांट था। ये कोई सामान्य पादप या नॉर्मल प्लांट नहीं था। तो ये बोला गया कि ये क्रोमोसोमल एब्रेशन रखता है, इस कारण से ये सब कुछ होता है। कोई नॉर्मल प्लांट में आप करा के देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, बोले कोई डिफरेंट प्लांट मिलते ही नहीं। पहली बात तो यही इसकी वीकनेस थी। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि म्यूटेशन के कारण नई स्पीसीज बनती है, और ऐसा देखा गया है कि म्यूटेशन जो होते हैं वो रेयर होते हैं। म्यूटेशन रेयर होते हैं, पहली बात तो बहुत कम होते हैं, और जो होते भी हैं उसमें से भी जो मैक्सिमम है, जो अधिकतर मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन जो होंगे वो अप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रभावी लक्षणों वाले होते हैं। जबकि ये देखा गया है कि जो एवोल्यूशन हुआ है वो प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण हुआ है, रेसेसिव कैरेक्टर के कारण नहीं हुआ, प्रभावी लक्षणों के कारण हुआ है, अप्रभावी लक्षणों के कारण नहीं हुआ। और म्यूटेशन तो अधिकतर होते ही वैसे ही बहुत कम है, और होते भी हैं तो वो उनमें से अधिकतर कैसे होते हैं, उनमें से अधिकतर रेसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी एक, ठीक है, कि इन्होंने केवल म्यूटेशन की वजह से स्पीसीज बनना बता दिया था। और तीसरी बात ये थी कि इन्होंने प्रकृति की भूमिका नहीं बताई थी, नेचर का जो रोल है उसको नहीं बताया था, ठीक है। जबकि नेचर के रोल की सब बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन में नेचर का तो रोल होता है, ठीक है। लाइक इसमें नेचर के बारे में लेमार्क ने भी कहा था। लेमार्क ने कहा था कि नेचर जो है, जो प्रकृति है, जो एनवायरनमेंट है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की नीड को चेंज कर सकता है, उसकी आवश्यकता को परिवर्तित कर सकता है,
ठीक है। इसके बाद डार्विन ने भी कहा था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण वाली बात। तो नेचर की बात तो सभी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो है नेचर की कोई खास बात एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करी थी। तो ये इनकी कमियां थी, जिस वजह से इस थ्योरी के बाद भी एक थ्योरी आती है, जो कौन सी है, मॉडर्न थ्योरी, जिसको अपन आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। वो इन सब का मिला जुला फॉर्म होती है। डार्विनिज्म हो गई, लेमार्किज्म हो गई, म्यूटेशन थ्योरी हो गई, इन सब का मिला जुला रूप जो है, ठीक है। क्योंकि इन सभी थ्योरी में कई बातें सही भी थी और कई बातें गलत भी थी। तो इन सब का मिला जुला जो रूप है वो हमको किस में देखने को मिलता है, मॉडर्न थ्योरी या आधुनिक सिद्धांत में, ठीक है। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।